गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ रिकॉर्डिंग ग्रुप में, उसको प्लीज़ देखिएगा। नोट्स भी आपको सेंड कर चुकी हूँ। अब ये ऑडियो वीडियो लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने देखी थी, यानी कि पार्ट 1 में महत्वपूर्ण आंदोलन व घटनाएं से हमने समाप्त किया था। ठीक है, तो उसके आगे का है ये भी महत्वपूर्ण आंदोलन व घटनाएं हैं जो हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। माउंटबेटन योजना ये हुई थी जून 1947 में, और इसमें प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाना था। ठीक है, यानी कि अपने अपने प्रांतों में जो भी राज्य जाना चाहते थे वो अपने अपने हिसाब से जा सकते थे। ठीक है, उन्हें यह चुनने का अधिकार था कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है कि नहीं। जैसे कि जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई राज्य थे, जैसे कि हैदराबाद। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अलावा जिन्हें मतलब अपनी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए उन्हें चुनने का मौका दिया गया था। ठीक है, तो यही था माउंटबेटन योजना। कब आयोजित की गई थी? जून 1947 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आप लोग जानते ही हैं कब हुआ था ये, 15 अगस्त 1947। डेट तो आप लोगों को याद होगी। इसमें भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये याद रखिएगा, के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, पूछा जा सकता है किस अधिनियम के तहत इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, लागू हुआ। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है, तो आप याद रखिएगा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इसको भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। जो ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, ये किसका अधिनियम था? ब्रिटिश संसद का, अंग्रेजों का, जिसने भारत को भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित कर दिया था। यानी कि एक भारत बन गया था, एक पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, दो स्वतंत्र प्रभुत्व यानी दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया था। यह था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, किस अधिनियम के तहत, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगस्त ऑफर। यह हुआ था 8 अगस्त 1940 में। डेट सभी की आप लोगों को याद रखनी है। और यह एक दस्तावेज था। अगस्त ऑफर क्या था? एक दस्तावेज था, एक टाइप का एक नोटिस था, जिसका उद्देश्य था कि इसे प्रकाशित किया गया कि भारत राष्ट्र के लिए एक अलग संविधान सभा होगी। ठीक है, ये था एक अगस्त ऑफर, जिसमें आपको इसमें ये प्रकाशित किया गया था, ये बताया गया था कि भारत की अपनी राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए एक अलग संविधान सभा बनानी होगी। ठीक है, इसमें यही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप डेट भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के लिए था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 के बाद धीरे धीरे फिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे थे। ठीक है, तो इसको किसने लागू किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल द्वारा इसको लागू किया गया था। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिमला सम्मेलन। ये हुआ था 25 जून 1945 को। इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि बनाया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नौसेना का विद्रोह। ये भी इम्पोर्टेंट है। 20 फरवरी 1946 में हुआ था, मुंबई में INS तलवार के सैनिकों द्वारा। आपको जगह का भी नाम याद रखना है। मुंबई में आयोजित हुआ था 20 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भारत को स्वतंत्र करने के लिए आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री एटली द्वारा। ठीक है, फिर इसके आगे देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन आगमन। इससे पहली वाली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कैबिनेट मिशन कब आया था, कब लागू हुआ था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडलों के 3 सदस्यों, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। ठीक है, तो आगमन, प्रकाशन की दोनों ही डेट्स आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडलों के 3 सदस्य आए थे, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। नेक्स्ट देख लेते हैं,
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। दैन भारतीय गणतंत्र की स्थापना, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और हर साल हम गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति यानी कि पहले राष्ट्रपति बने थे इस दौरान, जब भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं। भूदान आंदोलन इम्पोर्टेंट है। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन आयोजित किया गया था और इसकी शुरुआत पोचपल्ली नलगोडा, जो कि तेलंगाना से थे, में विनोबा भावे ने की थी। ठीक है, पोचपल्ली नलगोडा ने की थी, तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान किया था। इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। भूमि दान आंदोलन में रामचंद्र रेड्डी का सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने सबसे पहले भूमि दान की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। बंग भंग आंदोलन 1905 में ऑर्गेनाइज हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध होता है बंग भंग आंदोलन। फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये 1934 में ऑर्गेनाइज हुई थी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से बनेगा, या तो ईयर पूछ लेंगे या किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया, किसके द्वारा इसे लाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं मुक्ति दिवस। तो ये 22 दिसंबर 1939 को हुई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया मुक्ति दिवस। आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान की मांग, ये 23 मार्च 1940 को हुई थी पाकिस्तान की मांग, और इसमें मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। आगे देख लेते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, दिसंबर 1929 में हुई थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा, ये होती है 2 जनवरी 1930 को, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो 2 जनवरी 1930 को की गई थी स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा। ठीक है, कि हर साल 26 जनवरी के दिन हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि 26 जनवरी को हर साल हम स्वाधीनता दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते भी हैं। ठीक है, लिंक करके पढ़ा करो तो जल्दी याद हुआ करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नमक सत्याग्रह। कल भी बता चुकी हूँ मैं, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को। 12 मार्च 1930 से अप्रैल 1930 तक चला था ये नमक सत्याग्रह, और इसमें महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम के डांडी में जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा, ये आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम में हुआ था नमक सत्याग्रह। अब आगे देख लेते हैं, ये हमारे आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन जो थे मॉडर्न हिस्ट्री के, ये हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहली वाली क्लासेस में भी मैंने आपको आधे करवा दिए थे। जो पार्ट 1 हमने किया था, ये पार्ट 2 है, फाइनल है। ठीक है, इसी के साथ हमारी फिर मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन व घटनाएँ जिसमें आपको वर्ष याद रखना है। ठीक है, वो आंदोलन कब हुए, ठीक है, वर्ष आपको याद रखना है, और किसके अंडर हुए या किसके द्वारा हुए। ठीक है, अब देख लेते हैं उपाधि, महत्वपूर्ण उपाधि, और किसको ये उपाधि दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे ये दे देंगे कि है ना, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये उपाधियां हम देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद को क्या उपाधि दी गई थी? विवेकानंद की उपाधि दी गई थी महाराज खेतड़ी द्वारा। फिर महात्मा गांधी को उपाधि राष्ट्रपिता, आप लोग जानते ही होंगे, सुना ही होगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले ये उपाधि किसने दी थी? आज तो पूरी दुनिया बोलती है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, लेकिन सबसे पहले यह उपाधि उन्हें दी गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा।
ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, लगेगा फालतू है लेकिन बनते हैं, फैक्ट्स हैं, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा राम मोहन रॉय, इन्हें राजा के नाम की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद अगेन महात्मा गांधी को महात्मा भी बोला जाता था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देखिए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी बोला जाता था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और महात्मा गांधी को ही महात्मा के नाम से भी बुलाया जाता था, यानी कि उन्हें उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के भारतीय सैनिकों द्वारा। तो आज़ाद हिंद फौज आप याद रखिएगा, या फिर इंडियन नेशनल आर्मी, उनके सैनिकों ने उन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से बुलाया था। आगे देख लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बरदौली या बारदौली की महिलाओं द्वारा। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु, ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा, देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। फिर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। फिर सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उपाधि दी गई थी किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है, कौन सी उपाधि किसको दी गई थी, उनकी उपाधि का नाम, उस पर्सन का नाम, उस इंसान का नाम, और किसके द्वारा दी गई थी। देखिए ये मैंने लिखा भी है, दाता। दाता कौन होता है, जिसने उपाधि दी है, ठीक है, वह दाता कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मॉडर्न हिस्ट्री के, और उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, चाहे लिख के चाहे इसको तो अच्छे से मेमोराइज करना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी की जन्म तिथि क्या है, 2 अक्टूबर 1869, और मृत्यु तिथि यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वन लाइनर में भी पूछ सकते हैं, मैच में पूछ लेंगे, है ना, तो एक बार इसको देख लेना। फिर जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि है 14 नवंबर 1889, और इनकी मृत्यु तिथि है 27 मई 1964। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, फैक्ट्स ऐसे ही हैं, समझाया कंसेप्ट को जाता है, वन लाइनर फैक्ट्स हैं ये, इसमें जितना समझाने की ज़रूरत है वो मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है, बाकी याद आप लोगों को इसको रिवाइज करके, लिख कर, पढ़ कर, प्रैक्टिस करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए व्यक्तियों की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि में मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ आप लोगों को याद करना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू या प्रीलिम्स आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 1904, और इनकी मृत्यु तिथि है 11 जनवरी 1966। फिर इंदिरा गांधी की जन्म तिथि है 19 नवंबर 1917, और इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। फिर भगत सिंह की जन्म तिथि है 27 सितंबर 1907, और इनकी मृत्यु तिथि है 23 मार्च 1931। फिर विवेकानंद की जन्म तिथि है 12 जनवरी 1863, और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। आगे देख लेते हैं, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म तिथि है 7 मई 1861, और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्म तिथि है 17 अप्रैल 1891, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। फिर राजीव गांधी की देख लेते हैं, तो इनकी जन्म तिथि है 20 अगस्त 1944, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, इम्पॉर्टेंट है ये, इनकी जन्म तिथि है 25 दिसंबर 1924, और इनकी डेथ हुई थी यानी कि मृत्यु तिथि है 16 अगस्त 2018। देखिए जो मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको याद करना है, ठीक है, और जो नहीं बता रही हूँ लेकिन दिया है नोट्स में या पढ़ा रही हूँ वो भी याद करना ही करना है। ऐसा नहीं कि मैम आपने दिया था लेकिन बताया नहीं, ठीक है, यहाँ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आप लोगों को याद करना ही है। आगे देख लेते हैं, अब ये कुछ महत्वपूर्ण नेता और उनके स्मारक देख लेते हैं।
ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी का स्मारक कहाँ है? राजघाट में। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू का स्मारक कहाँ है? शांतिवन में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है विजय घाट में। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इनके स्मारक के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर चरण सिंह का स्मारक है किसान घाट में। राजीव गांधी का वीर भूमि। जगजीवन राम का स्मारक समता स्थल है। फिर गुलजारी लाल नंदा का स्मारक है नारायण घाट। मोरारजी देसाई का स्मारक है अभय घाट। इसके बाद बी आर अम्बेडकर का स्मारक है चैत्य भूमि। शंकर दयालाल शर्मा का स्मारक है कर्म भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक है सदैव अटल। फिर ज्ञानी जेल सिंह का स्मारक है एकता स्थल। और पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक है पीवी ज्ञान भूमि। ठीक है, बहुत से तो ऐसे हैं, बहुत इजी हैं, जो आप लोग देख के समझ जाओगे, लेकिन बाकी आप लोग याद अच्छे से कर लेना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ये मत सोचना कि ये फालतू चीज़ है, अरे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट, टफ हर तरह का होता है, तो हमें हर तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। आगे देख लेते हैं अब महत्वपूर्ण हस्तियों के वास्तविक नाम। ठीक है, उनके वास्तविक नाम क्या थे और लोकप्रिय जिससे वो इस दुनिया में मतलब जाने जाते हैं, वो नाम क्या थे? उनके वास्तविक और लोकप्रिय दोनों नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर। ठीक है, वाल्मीकि का उनका ओरिजिनल नाम, वास्तविक क्या होता है? ओरिजिनल नाम। ठीक है, ओरिजिनल नेम। और लोकप्रिय नाम मतलब जिससे लोग उन्हें जानते हैं, काफ़ी लोकप्रिय नाम। फिर चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था विशंभर। गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम था भाई लहना। रामकृष्ण परमहंस को वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन भानु। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। रानी लक्ष्मीबाई का जानते ही होंगे आप, वास्तविक नाम था मणिकर्णिका या फिर मनु। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी आपको याद करने हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का दिया है उसी तरीके से। फिर तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं तानसेन का वास्तविक नाम, ये पूछा जा चुका है PYQ में। इनको रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता है। फिर बीरबल का वास्तविक यानी कि ओरिजिनल नेम है महेश दास। फिर मदर टेरेसा के ओरिजिनल नेम है इग्नेस गोंगशे बोझशिव। फिर सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ठीक है, अब कुछ और लोकप्रिय नाम और उनके वास्तविक नाम देख लेते हैं कुछ लोगों के। जैसे मीरबेन का वास्तविक नाम है मैडेलिन स्लेट। मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होंगी ना आप लोगों ने, उनकी किताब प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। गुलजार का वास्तविक नाम था संपूर्ण सिंह कालरा, इम्पॉर्टेंट है। रविशंकर का वास्तविक नाम था रोबिंद्रो शंकर चौधरी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वास्तविक नाम था सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन रेउद्दीन अल हुसैनी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन देख लेना। नक्शल्यालपुरी का वास्तविक नाम था जसवंत राय शर्मा। फिर बिरजू महाराज का वास्तविक नाम था ब्रिजमोहन मिश्र। बाबा रामदेव का वास्तविक नाम है रामकृष्ण यादव। फिर बाबा आमटे का वास्तविक नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे। मिर्जा गालिब जानते ही होंगे, इनका वास्तविक नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। फिर विनोबा भावे का वास्तविक नाम है विनायक नरहरि भावे। अमीर खुसरो इम्पॉर्टेंट है, इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है रघुपति सहाय। फिर स्वामी अग्निवेश का वास्तविक नाम है श्याम वेपा राव। और सत्य साई बाबा का वास्तविक नाम है सत्यनारायण राजू। ठीक है, तो इनके वास्तविक नाम भी आप पढ़ लेना, कई बार वन लाइनर में दे देते हैं, है ना, या मैच में पूछ लेंगे। अब महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम देखते हैं।
ठीक है, उनके उपनाम के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, जिस नाम से, तो वो देख लेते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? बापू और राष्ट्रपिता। आप लोग जानते ही होंगे बापू किसे बोलते हैं, महात्मा गांधी जी को। दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे बोला जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। फिर बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? लोकमान्य, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना तो फिर आसानी से याद हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फर खान का उपनाम है सीमांत गांधी और बादशाह खान। फिर वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी इनका उपनाम है, या फिर पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फिर चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। C.F. एंड्रयूस को दीनबंधु, कंफ्यूज नहीं होना देशबंधु और दीनबंधु में। ठीक है, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है और C.F. एंड्रयूस को दीनबंधु। फिर सुभाष चंद्र बोस को आप लोग जानते ही हैं, नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ना, तो वो सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। ठीक है, फिर C. राजगोपालचारी को राजाजी CR बोला जाता है। फिर सरोजनी नायडू को भारत कोकिला या भारत की कोकिला बोला जाता है। ठीक है, भारत की कोकिला या भारत कोकिला ये उनका उपनाम है। ठीक है, उपनाम मतलब जो ये देशवासियों ने या किसी ने इनका नाम दिया है अलग से। ठीक है, तो भारत कोकिला या भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को बोला जाता है। फिर शेख अब्दुल्ला का उपनाम है शेर ए कश्मीर। लाला लाजपत का उपनाम है लाल। बाल गंगाधर तिलक को बाल के नाम से जाना जाता है, तो ये तो बहुत इजी है, लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक को बाल। ठीक है, ये उनका उपनाम है। फिर बिपिन चंद्र पाल का ये भी बहुत इजी है, पाल। ठीक है, पाल इनका उपनाम है। फिर मिल्खा सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका उपनाम है फ्लाइंग सिख। फिर PT उषा का उपनाम है पायोली एक्सप्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर सुनील गावस्कर का उपनाम है लिटिल गावस्कर। ठीक है, फिर MAK पटौदी का उपनाम है टाइगर। पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम है राजश्री। फिर जवाहरलाल नेहरू का उपनाम है पंडित जी या चाचा, इनको पंडित जी भी कहा जाता था या चाचा, सुना होगा ना आप लोगों ने, चाचा नेहरू। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू का ही उपनाम है, पंडित जी या फिर चाचा। राजा राम मोहन रॉय का उपनाम है भारतीय पुनर्जागरण का अंगदूत। ये अंग है, फुल स्टॉप, ये इसमें बिंदी लगी है, अंग की, अंगदूत है। ठीक है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है अजात शत्रु। CN अन्नादुरई का उपनाम है अन्ना। जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोक नायक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग, अभियोग या फिर केस। ठीक है, तो अब हम इसमें अभियुक्त देखेंगे, यानी कि किस पे केस दर्ज हुआ था। ठीक है, क्या आरोप लगा था, किस वर्ष में हुआ था या किस जगह पे हुआ था। ठीक है, इसमें से भी सवाल आते हैं, और निर्णय या फिर क्या फैसला लिया गया। ठीक है, तो अभियुक्त कौन थे? बहादुर शाह जफर। 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक लाल किला दिल्ली में। ठीक है, इन पे केस दर्ज हुआ था। क्या आरोप लगा था? राजद्रोह, षड्यंत्र, विद्रोह और 1857 के विद्रोह में हत्या। ठीक है, और क्या फैसला या निर्णय लिया गया? तो अपराधी ठहराया गया था और रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ के देख लेना। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, 4 से 5 मई 1883 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में केस दर्ज हुआ था। न्यायालय की अवमानना का आरोप इन पे लगा था और 2 वर्ष के कारावास की सजा इन्हें सुनाई गई थी। आगे देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1897, 1908 और 1916 में इन पे केस दर्ज हुआ था। अपने पत्र केसरी में
इनका पत्र था केसरी। अपने पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के आरोप में, और निर्णय या फैसला क्या लिया गया था, तो 18 माह का कारावास, 1897 राजद्रोह पूर्ण लेखों के कारण 1,000 रुपये का जुर्माना। सोचिए उस वक्त 1,000 रुपये भी ज़्यादा माने जाते थे। ठीक है, 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और मांडले निर्वासित कर दिया गया था। 1908 में जेल की सज़ा ना देकर दंड दिया गया था। आगे देख लेते हैं। इसको सिर्फ 2-3 बार पढ़ के देख लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ के देख लेना कि अगर आता है तो आप लोगों को पता रहे कि किस पे कौन सा केस दायर हुआ था या फिर कहाँ पर हुआ था। अब अलीपुर मुंबई अभियोग केस में अरविंद घोष और 37 अन्य लोग, तो अरविंद घोष इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, और अन्य 37 लोग पर केस हुआ था 1908-1909 में मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या के प्रयास में। विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष का कारावास इन्हें दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर 1910 और जनवरी 1911 में सरकार के विरुद्ध आक्रामक एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने के हथियार एकत्र करने व उनके विद्रोह के बीच वितरित करने के आरोप में। ठीक है, यानी कि इन्होंने हथियार बरामद किए थे, एकत्र किए थे और उन्हें छुपाकर रखे थे। सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने के और हथियार एकत्र करने के विरोध में इन्हें आरोप ठहराया गया था। ठीक है, और क्रमशः 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी 50 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी उन्हें दोषी करार किया था और 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भेजा गया था 1911 से 1921 तक के लिए। अब महात्मा गांधी एवं शंकरलाल बैंकर, ठीक है, ये यंग इंडिया के प्रकाशक को 1922 में केस दर्ज हुआ था। यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजक लेख लिखने और प्रकाशित करने के आरोप में इन पर केस हुआ था। ठीक है, और 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 1924 में इन्हें रिहा कर दिया गया था, इन दोनों को, महात्मा गांधी और शंकरलाल बैंकर को। फिर मेरठ षड्यंत्र केस में 31 साम्यवादी, ये केस दर्ज हुआ था मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में, और आरोपियों को अलग प्रकार के दंड दिए गए, लेकिन जो कि 3 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन तक थे। फिर भगत सिंह देख लेते हैं। तो भगत सिंह को जून 1929 से जुलाई 1929 में केस दर्ज हुए थे और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप, सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भी। ठीक है, इसमें आजीवन निर्वासन की सज़ा दी गई थी और मृत्युदंड यानी कि फांसी की सज़ा दी गई थी भगत सिंह को। आगे देख लेते हैं। M.N. रॉय को 1931-1932 में षड्यंत्र एवं राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज हुआ था और 12 वर्ष कारावास की सज़ा मिली थी, लेकिन कालांतर में इसे घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। माने कि 12 वर्ष की सज़ा तो सुना दी गई थी, लेकिन फिर इसको घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। उस टाइम पे ऐसा होता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एवं गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर INA केस के सिलसिले में तीनों के नाम याद रखिएगा। 1945 में दिल्ली के लाल किले पर आरोप लगाया गया था और उकसाने वाली कार्यवाही एवं हत्याएं करने का आरोप लगा था। आजीवन निर्वासन की सज़ा को परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन इनके भत्ते एवं अन्य पैसे बावी थे, उन्हें स्वीकृत प्रदान कर दी गई थी। आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख शिष्टमंडल देख लेते हैं। ठीक है, तो किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल 1787 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस देश या राज्य से ताल्लुक़ रखते थे? नेपाल से। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर मेलकम शिष्टमंडल 1797, उस वक्त गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वेलेंजली। एल्फिस्टन शिष्टमंडल 1808 ईस्वी में, उस वक्त शिष्टमंडल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, काबुल से। फिर मेलकम शिष्टमंडल 1808
के गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? लॉर्ड मिंटो। डेविड सेटान शिष्टमंडल 1809 के गवर्नर जनरल कौन थे? वाइसरॉय थे ये लॉर्ड मिंटो। आगे देख लेते हैं रॉबर्ट्स शिष्टमंडल, ये इसका ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है। रॉबर्ट शिष्टमंडल का प्रकाशित हुआ था 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान। फिर डूरंड शिष्टमंडल ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान, ये भी दोनों ही याद रखिएगा। यंग हस्बैंड शिष्टमंडल 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान, यानी कि उस वक्त ये वाइसरॉय थे। फिर डैन शिष्टमंडल 1904 में लॉर्ड कर्जन, अगेन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। आगे देख लेते हैं डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल 1914 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान तुर्की में। फिर डॉक्टर अटल शिष्टमंडल 1938 है ये, ठीक है, लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल के दौरान। अब देख लेते हैं ब्रिटिश शासनकाल में विदेशों पर अधिकार किया गया, ठीक है। कई विदेशों पर अधिकार किया गया था ब्रिटिश के शासनकाल में, हम वो देख लेते हैं। जैसे नेपाल पर अधिकार किया गया था 1816 में, उस वक्त गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। और कुमायूं व गढ़वाल का विलय हुआ था। फिर सिंध पर अधिकार किया गया था 1843 में, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरू, ठीक है। पूर्ण विलय हुआ था सिंध का पाकिस्तान में। आप लोग जानते हैं ना सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। जब हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास, तो जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो मैंने बताया था ना पाकिस्तान में सिंध है ना, तो सिंध है पाकिस्तान में, पूर्ण विलय हुआ था पाकिस्तान में। फिर सिक्किम पर अधिकार ये 1861 में हुआ था, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल थे। और पूर्ण विलय हुआ था सिक्किम, पता है ना सिक्किम हमारे भारत का ही पार्ट है। फिर भूटान पर अधिकार हुआ था 1865 ईस्वी में, उस वक्त गवर्नर जनरल वाइसराय थे लॉर्ड लॉरेंस, और इसका पूर्ण विलय हुआ था। भूटान युद्ध हुआ था जिसके कारण सिंचुला की संधि भी हुई थी। आगे देख लेते हैं अफगानिस्तान पर अधिकार हुआ था 1879 ईस्वी में, उस वक्त वाइसराय थे लॉर्ड लिट्टन, ये ट है लॉर्ड लिट्टन, और ब्रह्मा नियंत्रण स्थापित किया गया था। फिर बर्मा में 1885 में, उस वक्त वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन, पूर्ण विलय हुआ था बर्मा का। फिर मणिपुर 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान अधिकार जताए गए थे अंग्रेजों द्वारा, फिर वापस से पूर्ण विलय हो जाता है भारत में। फिर अगेन तिब्बत 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान तिब्बत का भी पूर्ण विलय हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसी से रिलेटेड। 21 सितंबर 1949 को मणिपुर का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मणिपुर का भी आप याद रखिएगा, डेट भी 21 सितंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया है। यह कभी एक स्वतंत्र रियासत थी जिसे 1891 में अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। अगर पूछा जाए कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में सिक्किम का विलय हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। देखिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है पर अलग अलग बात की जा रही है, ठीक है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा आधुनिक भारत में अकाल आयोग समितियां, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना। स्मिथ समिति, ये कब इसका गठन हुआ था? 1860 से 1861 में। और इस समिति ने 1860 से 61 में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए भयंकर दुर्भिक्ष के कारणों और उनके प्रभावों की समीक्षा दी थी,
ठीक है, आपको गठन वर्ष भी याद होना चाहिए। फिर कैंपबेल आयोग, ठीक है, इस समिति का गठन वर्ष है, यानी कि कब गठित हुई थी, 1866 से 1877 में। और इसमें आयोग ने 1866 से 1867 में उड़ीसा में आए हुए अकाल का अध्ययन किया था और अपनी जांच की रिपोर्ट वगैरह पेश की थी। आयोग का विचार यह था कि अकाल के समय राहत कार्य का दायित्व सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं पर नहीं है। इसको सिर्फ एक बार पढ़ के देख लेना और इसके वर्ष आप लोग याद रखिएगा। फिर स्ट्रेची आयोग, ठीक है, इसका गठन हुआ था 1878 से 80 में। और इसमें आयोग ने अकाल से संबंधित राहत जांच पड़ताल करने की सिफारिश की थी और अकाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य को उत्तरदायित्व सौंपा था। ठीक है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं लॉयल आयोग, ठीक है, इसका गठन हुआ था 1897 में और इसमें आयोग ने 1896 से 97 के भयंकर दुर्भिक्ष के संबंध में सरकार से सिफारिशें प्रस्तुत की थी। और इसका परिणाम क्या निकला था, सरकार ने आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली थी। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट करते हुए अनुशंसा की अकाल में सहायता की थी। मतलब कुल मिला के इसमें योगदान दिया था और इसमें जितनी भी इनकी कहते हैं सिफारिशें थी उन्हें मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, आप सिर्फ इसमें ज़्यादातर मेन याद रखिएगा गठन वर्ष और एक बार इसको पढ़ के देख लेना। फिर मैकडोनल आयोग, इसका गठन वर्ष क्या है, 1900। और इसमें आयोग ने सिफारिश दी थी कि अकाल जानते हैं ना, अकाल से निपटने के लिए ग्राम स्तर पर कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और नीतिगत प्रक्रिया पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। और इसका हल क्या निकला था, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या निकला था, परिणाम, इसमें आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता पर नीति निर्धारित की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जॉन वुडहेड आयोग, इसका गठन हुआ था 1945 में और इसमें आयोग ने सन 1945 के अकाल की समीक्षा की और अकाल से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन व नारे, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नारे किसका था, ठीक है, कोई भी वचन या उनके नारे जो इम्पोर्टेंट नारे हैं उनके आंदोलन के वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जय जवान जय किसान किसका नारा था या किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री हो। ठीक है, फिर मारो फिरंगी की, यह मंगल पांडे द्वारा यह नारा दिया गया था। जय जगत, यह विनोबा भावे द्वारा यह नारा दिया गया था। फिर कर मत दो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। फिर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जय प्रकाश नारायण द्वारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा यह नारा दिया गया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसके द्वारा बोला गया था, यह नारा है। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आगे देख लेते हैं जन गण मन अधिनायक जय जय है, यह नारा या यह वचन दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह द्वारा बोला गया था। ठीक है, फिर स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह नारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल द्वारा यह नारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जानते ही आप लोग, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। ठीक है, पूरा नाम इनका लाला लाजपत राय। फिर हु लिव्स इफ इंडिया डाइस, जवाहरलाल नेहरू का वचन या नारा था ये। फिर मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय द्वारा यह वचन था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, किसके द्वारा यह नारा दिया गया था,
अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, किसके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहा गया था। फिर अपनी पहल जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे में असफल होते हैं तो अधिक होठ यह कहने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। ये किसके द्वारा कहा गया था? APJ अब्दुल कलाम द्वारा। ठीक है, तो ये वचन नारे इम्पोर्टेंट थे। चलिए थोड़े से और हैं, वो देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, यह चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कहा गया था। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतेगा, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लेकिन बाकी जो इम्पोर्टेंट मैंने नहीं बताए हैं, मतलब जिन्हें इम्पोर्टेंट नहीं कहा है वो भी आप पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं और वचन और नारे। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? हसरत मोहानी ने। इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने कहा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का नारा है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का वचन व नारा है। ठीक है, अब कुछ किताबें व उनके लेखक देख लेते हैं। हमने एंशेंट हिस्ट्री में भी देखी थी किताबें व लेखक। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ किताबें व लेखक देख लेते हैं। किताबें व लेखक बताने वाली बात नहीं है, चाहे आप करेंट अफेयर्स से देख लो, चाहे हिस्ट्री से देख लो, किसी भी सब्जेक्ट से देख लो, किताबें व लेखक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लाइफ ऑफ शिवाजी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भक्ति योग के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। ठाकुर मार झूली के लेखक हैं दक्षिणारंजन मित्र। वाक्य मीमांसा, इसके बारे में पूछा जा चुका है। वाक्य मीमांसा के लेखक कौन है? गोपाल गणेश आगरकर। ओरियन के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं पंडित सुंदरलाल। कवि प्रिया के लेखक हैं केशव दास। लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडिया सिनेमा के लेखक हैं अरुणा वासुदेव। कवि प्रिया के लेखक केशव दास, ये रिपीट है तो इसको देख लेना। ठीक है, मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना। अभी कवि प्रिया के लेखक हैं केशव दास। मृगावती के लेखक हैं कुतबंद। शिवराज भूषण पुस्तक के लेखक हैं भूषण त्रिपाठी। चंदायन के लेखक हैं मौलाना दायूद। अब कुछ महत्वपूर्ण घटना व उनके वर्ष देख लेते हैं। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जनवरी 1956 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ये कब लागू हुआ था? 17 जून 1956 में। वजन यानी कि वजन, वेट, भार जिसे कहते हैं, वजन की मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत 1 अक्टूबर 1958 को। फिर ग्रामीण पुनर्निर्माण का पहला अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो ये 18 से 25 जनवरी 1961 में। ठीक है, अब कुछ मूर्तियाँ मिली थी और उनके प्राप्त स्थान यानी कि वो मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। देखिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री लगभग हमारी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन एंशियंट मिडीवल से जुड़े हुए भी कुछ अगर फैक्ट्स रह गए हैं तो वो मैंने इसमें करवा दिए हैं। ठीक है, तो पीतल के बुद्ध की मूर्ति मिली थी कांगड़ा से। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली थी मानकुवर से। काशी की बुद्ध की मूर्ति मिली थी सुल्तानगंज से। और पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली थी भोजपुर से। ठीक है, ये देख लेना। अब कुछ महाजनपद और उनके वर्तमान भौगोलिक सीमा देख लेते हैं। अवंती, ये मध्य भारत का मालवा क्षेत्र है अवंती। चेदी, ये मध्य भारत का बुंदेलखंड क्षेत्र है। गांधार, ये आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले और कश्मीर की घाटी में पड़ता है गांधार। ठीक है, वज्जी, नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा के उत्तरी भाग में फैला है वज्जी। ठीक है, तो ये अवंती, चेदी, गांधार, वज्जी ये महाजनपद हैं। इनकी भौगोलिक सीमा आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब कुछ शैली
में जो निर्मित मंदिर हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि नागर शैली का मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, किस शैली का है? नागर शैली। फिर लक्कुड़ी का जैन मंदिर, ये है चालुक्य शैली का। ठीक है, पूछ लेंगे, कई बार पूछ लेते हैं ये किस शैली से है, मंदिर का नाम दे देंगे और आपसे शैली का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, फिर एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ये द्रविड़ शैली का है। नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग, ये वज्जी शैली का है। अब कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और उनके शासक देख लेते हैं जिसने वह मंदिर का निर्माण किया था या बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर, महारानी वासटा, यह हर्षगुप्त की पत्नी थी, इनके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। मेगुती मंदिर ऐहोल में है, ये रवि कीर्ति ने बनवाया था, रवि कीर्ति शासक थे, उन्होंने बनवाया था। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल में है, त्रैलोक्य महादेवी ने बनवाया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर यह कांची में है, नंदीवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। अब कुछ विदेशी लेखक और वंश जिसके बारे में विवरण दिए गए हैं ये देख लेते हैं। फाहवान ये किसके शासनकाल में आए थे? ये गुप्त काल में आए थे। ठीक है, इत सिंह ये पूर्ण मध्यकाल में आए थे। तारानाथ ये शुंग काल में आए थे। और हुएन सांग ये वर्ध काल में पुष्यभूति के काल में आए थे। इनके बारे में हम ऑलरेडी मिडिवल इंडिया में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं विदेशी लेखकों के बारे में भी, और नोट्स भी मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं। अब संगम युग में राजा की शक्ति पर 5 लोगों की परिषदों का नियंत्रण था जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब वे महत्वपूर्ण पद कौन से हैं संगम युग के, और संगम युग में इनका नाम क्या था? ठीक है, तो मंत्री को बोला जाता था अमितचार, फिर पुरोहित को पुरोहितार। ठीक है, दूत व राजदूत को संगम युग में दूतार कहा जाता था, गुप्तचर को ओररी, और सेना नायक को सेनापतियार। ठीक है, तो ये थोड़े से पढ़ के देख लेना। अब संगम कालीन समाज देख लेते हैं, पद और उसके वर्ग। तो अरसर किस वर्ग से था? शासक वर्ग और योद्धा वर्ग। फिर बैनिगर पद ये व्यापारी वर्ग को बोला जाता था। वेरलाल और वेलिर पद ये कृषि जमींदार को बोला जाता था। और मल्लवर पद ये दस्यु यानी कि लूटपाट के वर्ग को बोला जाता था। अब कुछ अन्य लेखक और पुस्तकें भी देख लेते हैं। अर्बन डिके इन इंडिया, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेटेड पुस्तकें हैं। ठीक है, अर्बन डिके इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? आर एस शर्मा। द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंस के लेखक हैं जोआना गोल्डफाइड विलियम्स। फिर मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं डी डी कौशाम्बी। द वंडर दैट वॉज इंडिया के लेखक हैं ए एल बाशम। तंत्रलोक के लेखक हैं अभिनव गुप्त। द इकोनॉमिक लाइन इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड के लेखक हैं सचिन कुमार मैती। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक हैं आर के मुखर्जी। हिंदू कॉलोनीज इन द फोर ईस्ट के लेखक हैं आर सी मजूमदार। अ हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। देखिए, इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, याद आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा, पुस्तक और उनके लेखक कौन है। ठीक है, बार बार पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, लिख कर देखिए, और थोड़े थोड़े वक्त के अंतराल में बार बार रिवाइज करेंगे तो वो एग्ज़ाम तक कम से कम याद रहेगी। ठीक है, और बताने वाली बात नहीं है, मैंने एंशियंट हिस्ट्री से ही आप लोगों को बता रही हूँ कि पुस्तकें व लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री में देखिए, चाहे करंट अफेयर्स में देखिए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मराठास पुस्तक के लेखक हैं जेम्स ग्रॉनटफ। मिथ एंड रियलिटी के लेखक हैं डी डी कौशंबी। इंडियन फ्यूडलिस्ट के लेखक हैं आर एफ शर्मा। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरविंदो। सोमनाथ द मेनी वाइसेस ऑफ द हिस्ट्री के लेखक हैं शेमिला थापर। हिस्ट्री ऑफ द जॉट्स पुस्तक के लेखक हैं के आर कानूनगो। मालवा इन ट्रांजिशन के लेखक हैं रघुवीर सिंह। द पांड्यान किंगडम पुस्तक के लेखक हैं नीलकंठ शास्त्री।
राजावली पताका के लेखक हैं प्राज्यभट्ट और शुक। हमीरहट के लेखक हैं, हमीरहट पुस्तक का नाम है, हमीरहट पुस्तक के लेखक हैं चंद्रशेखर। बाल व्याकरण पुस्तक के लेखक हैं चिन्निया सूरी, चिन्निया सूरी। फिर पारसी प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं बहामाजी बहरामजी पटेल। रावण विजयथम के लेखक विजयम के लेखक हैं किलीमनूर राजराजा वर्मा कोइथम पुराण। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें वो उनके लेखक थे। अब आगे देख लेते हैं। अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार या फिर इन्हें प्रचारार्थ भी बोलते हैं, प्रचार भिक्षु भेजे गए थे और उनके महावंश हैं। ठीक है, तो धर्म प्रचारक किस देश में गए थे ये देख लेते हैं। मनचिंतिक, ठीक है, ये कश्मीर और गांधार देश के हैं। महादेव ये महिषमंडल देश के हैं। रक्षित बनवासी सोन तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि। महेंद्र तथा संघमित्र ये लंका जिसे श्रीलंका कहते हैं। ठीक है, धर्म रक्षित ये अपरांतक देश के हैं। मंझेम ये हिमालय देश के हैं। महारक्षित ये यवन देश के हैं। ठीक है, तो एक बार इनको भी देख लेना। ये अलग अलग कुछ धर्म प्रचारक हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग देश भेजा गया था, अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण राजवंश व उनकी राजधानियां देख लेते हैं। तो गुजरात के चालुक्य की राजधानी क्या है? अनिलवाड़। गुड़हल वंश की राजधानी है कन्नौज। चौहान वंश की राजधानी अजमेर। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास। चेदी के कलचुरी त्रिपुरी। ठीक है, परमार वंश की राजधानी है मालवा धार। शाकंभरी के चाहमान की राजधानी है अजमेर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजवंश उनकी राजधानियां भी देख लेना। अब कुछ तीर्थंकार, महत्वपूर्ण तीर्थंकार, जैन तीर्थंकार और उनके जन्म स्थान भी देख लेते हैं। ऋषभनाथ जी का जन्म स्थान है अयोध्या। पद्मनाथ का जन्म स्थान है कौशाम्बी। पार्श्वनाथ तीर्थंकार का जन्म स्थान है काशी और संभवनाथ तीर्थंकार का जन्म स्थान है श्रावस्ती। अब कुछ वेद हैं जो हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े, तो उनसे रिलेटेड ब्राह्मण देख लेते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, मैंने देखिए आईएमपी लिखा भी है इम्पोर्टेंट। ऋग्वेद के टाइम के ब्राह्मण कौन है? कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद सामवेद से एसोसिएटेड ब्राह्मण कौन से हैं? तांडमहा या पंचविश ब्राह्मण। तैतरीय ब्राह्मण है यजुर्वेद के टाइम के और गोपद ब्राह्मण है अथर्ववेद से रिलेटेड। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, आपको वेद के नाम दे देंगे और ये ब्राह्मण के नाम दे देंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा थोड़े कि किस वेद से रिलेटेड कौन सा ब्राह्मण है। बाकी हम डीप में एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ाया था मैंने पूरा रिटर्न में डीप में आप लोगों को करवाया भी है, ऑडियो वीडियो लेक्चर भी दिया है, मतलब मैंने नोट्स भेजे थे और ऑडियो वीडियो लेक्चर भी आप लोगों के पास ऑलरेडी है ग्रुप में। आगे देख लेते हैं वैदिक कालीन अधिकारी और उनके कार्य। ठीक है, तो अधिकारी का नाम और उनके कार्य दिया गया है। तो संग्रहित ये कोषाध्यक्ष का कार्य था। ठीक है, पालागल ये दूत का कार्य था। बावता संस्कृत शब्दकोश का शब्द है बावता। और भागदुक ये राजकर वसूल करने वाला अधिकारी भागदुक कहलाता है, कोषाध्यक्ष कहलाता है संग्रहित। दूत पालागल, ठीक है, राजकर वसूल करने वाला अधिकारी क्या बोलते हैं? भागदुक। अब कुछ महत्वपूर्ण स्तूप देख लेते हैं और वे स्तूप कहाँ है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है, स्तूप का नाम दे देंगे और आपसे स्थान का नाम पूछ लेंगे कि ये स्तूप कहाँ स्थित है, या मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो धमेक स्तूप ये सारनाथ में स्थित है। ठीक है, घोषित राम विहार ये कौशाम्बी में स्थित है। रानाभर स्तूप ये कुशीनगर में है। सहेत महेत श्रावस्ती में है, आ चुका है सहेत महेत। ठीक है, ये स्तूप का नाम है सहेत महेत, श्रावस्ती में है। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में। हम्पी बता चुकी हूँ, पहले भी हम हम्पी कई बार पढ़ चुके हैं, कर्नाटक में है। मानस स्तूप ये असम में है। ठीक है, और एक और है इसी के साथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सांची स्तूप कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में।
ठीक है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, ये भी हम लिख चुके हैं, पहले मैं लिखवा चुकी हूँ, एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था उसमें लिखवा चुकी हूँ, लेकिन आप लोग चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, सांची स्तूप मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं अब कुछ हड़प्पा पुरास्थल हैं और इनकी अवस्थिति यानी कि लोकेशन। ठीक है। मांडा ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पाडरी गुजरात में है। बालू हरियाणा में है। हुलास उत्तर प्रदेश में है। मंडी, कंफ्यूज मत होइएगा, मांडा और मांडी या फिर मंडी। मांडा है जम्मू कश्मीर में और मांडी है उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, जो प्रेजेंट मुजफ्फरपुर है वहाँ पे है। तो मांडा कहाँ है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर बीरभानपुर है पश्चिम बंगाल में। लोटेश्वर गुजरात में। पेसरा बिहार, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पेसरा कहाँ स्थित है, तो पेसरा है बिहार में। सराय नहरा है उत्तर प्रदेश में। अब कुछ किसानों की प्रथा और जिस क्षेत्र जहाँ पर यह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। तो जजमानी ये कहाँ प्रचलित थी? उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश में। मिरासी, ये सिर्फ प्रथा का नाम और कहाँ की है ये प्रथा, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है। मिरासी कहाँ पे प्रचलित थी? कर्नाटक में। 12 बलूतेदार प्रथा यह महाराष्ट्र की है और अडाडे यह तमिलनाडु की है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बार बार कह रही हूँ, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो ये चीज़ें अगर दी गई हैं पढ़ने के लिए तो आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन बन चुका है, जजमानी के ऊपर सवाल बन चुका है, कहाँ की प्रथा थी ये। ठीक है, किसानों की प्रथा थी ये, तो ये उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो आप लोग बाकी 3 भी पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं कुछ दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने का तरीका। तो ये न्याय दर्शन किससे रिलेटेड है? तार्किक चिंतन से। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण से। मीमांसा दर्शन ये वैदिक अनुष्ठान करना मीमांसा दर्शन कहलाता है। और वेदांत दर्शन यानी कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को बोलते हैं वेदांत दर्शन। ठीक है, इस तरीके से मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आप लोग दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने का तरीका ये याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनका विवरण। तो सर्वक्षत्रांतक ये राजवंशों का संहार करने वाला और महापद्मनंद ने यह उपाधि धारण की थी। ठीक है, सर्वक्षतांत्रक किसने उपाधि यह धारण की थी? महापद्मनंदा। ठीक है, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर अधिकृत, ये गांव की देखभाल करने वाला अधिकारी या कर्मचारी कहलाता है। अधिकृत नगर वधु या नगर शोभिनी को बोला जाता है वेश्या। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके वर्णित विषय देख लेते हैं। मृच्छकटिकम, यह 4th या 5वीं सदी की सामाजिक दिशा गुप्त काल शासनकाल में प्रकाशित हुई पुस्तक है मृच्छकटिकम। मुद्रा राक्षस, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राजनीतिक व्यवस्था राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान का वर्णन है इसमें, मुद्रा राक्षस में। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। तिलक मंजरी, ये प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में व्यापार और वाणिज्य, इसमें राजा भोज के समय धनपाल द्वारा लिखित दिया गया है। ठीक है, अब कुछ अन्य पुस्तक और लेखक और देख लेते हैं। ठीक है, पुस्तकें और लेखक तो देखिए बहुत हैं, है ना। तो जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज मैं आप लोगों को देती गई हूँ बीच बीच में, है ना। एंशियंट हिस्ट्री में हमने एंशियंट के हिस्ट्री के टाइम की पढ़ी थी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई सारी पुस्तकें हैं। बाल चरित्र पुस्तक के नाम लेखक कौन है? बालचरित पुस्तक के लेखक हैं भास। सारिद पुत्र प्रकरण पुस्तक के लेखक हैं चेन कोट्टार। हरिषष्टि लक्षण महापुराण के लेखक हैं नेमिनाथ। रागमाला के लेखक हैं पुंडरीक विठल। रस कौमुदी के लेखक हैं श्रीकंठ। राग विबोध के लेखक हैं सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका पुस्तक के लेखक हैं वेंकटरमन। उद्यक शातक के लेखक हैं जगन्नाथ रत्नाकर। नर्ममाला पुस्तक के लेखक हैं क्षेमेंद्र, इम्पॉर्टेंट है क्षेमेंद्र का नाम। ठीक है, प्रतिमा नाटक पुस्तक के लेखक हैं भास। मालती माधव पुस्तक के लेखक हैं भवभूति। रास पंचाध्यायी के लेखक पुस्तक के लेखक हैं नंददास। चैतन्य भागवत पुस्तक के लेखक हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य मंगल पुस्तक के लेखक हैं जयनंदा और लोचादास। भक्ति
रत्नाकर पुस्तक के लेखक है नरहरि चक्रवर्ती। तो ये कुछ अन्य पुस्तक व लेखक थे, इनको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त युग के मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश में एमपी में लोकेटेड है। ठीक है, गुप्त युग के मंदिर। तो तिगवा का विष्णु मंदिर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना में है। पन्ना कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर ये सतना में है, मध्य प्रदेश। एरन का विष्णु मंदिर या सागर में है। ठीक है, इनको याद करते चलिएगा, मैच में भी पूछ सकते हैं, वन लाइनर में भी पूछ सकते हैं। अब कुछ शासक और उनके संप्रदाय देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो किस संप्रदाय से थे? चिश्तियाँ। शाहदोली दरियाई ये सोहरवार्दिया संप्रदाय से थे। शाह वलीउल्लाह ये नक्शबंदिया संप्रदाय से थे। मियाँ मीर कादिरिया, इसको पढ़ के देख लेना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो पढ़ लेना, लेकिन बाकी भी एक बार थोड़ा सा देख लेना कि बाई चांस एग्जाम में ये वर्ड्स आ जाएं तो आप लोगों को पता हो। इनमें सिर्फ इतना ही याद करना है। फिर कुछ तीर्थंकार और मोक्ष प्राप्त करने का स्थान। तो ऋषभनाथ ने कहाँ मोक्ष प्राप्त किया था या कहाँ निर्वाण मिला था? अष्टपद में। नेमिनाथ को उज्जैन में। महावीर को पवपुरी, ये तो आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा ही था, है ना। महावीर ने कहाँ मोक्ष प्राप्त किया था या कहाँ उन्हें निर्वाण मिला था? देखिए, मोक्ष प्राप्त और निर्वाण इसका मतलब एक ही होता है। यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया गया है, उसी को निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, तो अगर पेपर में एग्जाम में मोक्ष प्राप्त की जगह या निर्वाण वर्ड आ जाए, ठीक है, कि निर्वाण प्राप्त कहाँ किया गया, तो गुल मत हो जाना। निर्वाण का मतलब ही होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो महावीर को कहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ था या कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? पवपुरी में। वासुपूज्य को चंपापुरी में। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, अखल का अर्थ है बंजर भूमि। बूद और नाबूद का अर्थ है कृषित और आकृषित भूमि। इद्रारात का अर्थ है कर मुक्त भूमि, अनुदानों से मुक्त करना इद्रारात कहलाता है। इमलाक राज्य से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर मुक्ति भूमि को इमलाक कहते हैं। फिर व्यापारियों का मुखिया क्या कहलाता है? मालिक उत तुज्जार। जमीन के पैमाइश की छोटी इकाई बिस्वा कहलाती है। एक रिहायशी किला कुशक कहलाता है। एक किलेबिंद गांव मावास कहलाता है। अनाज व्यापारी को बक्काल कहते हैं, बक्काल अनाज व्यापारी। किसानों का निम्नतम वर्ग बलाहार। एक सशस्त्र व्यक्ति सिलहदार। 10,000 सैनिकों का एक समूह तूमान कहलाता है। राजस्व संग्राहक को आमिल कहते हैं। व्यापारी बक्काल। ठीक है, यहाँ भी देखिए हमने पढ़ा था अनाज व्यापारी बक्काल और व्यापारी बक्काल, यानी कि कुल मिला के व्यापारी बक्काल से रिलेटेड है। फिर अनावासी खोतीहर को पाही कहा जाता है। ग्रामीण लेखाकार को कुलकर्णी। छोटा नगर जानते ही हैं, आज भी कस्बे को छोटा नगर कहा जाता है, जो छोटा मोटा शहर होता है, नॉट एग्जैक्टली सिटी बट छोटा सा शहर टाउन जैसा, तो छोटा नगर कहा जाता है कस्बा। ठेके पर ली गई भूमि, ठेका यानी कि रेंट पर। ठीक है, ठेके पर ली गई भूमि इसे बोलते हैं इजारा। फिर मुद्रा विनिमयकर्ता श्रॉफ। सुरक्षित गैर मुसलमान जिम्मी कहलाते हैं। वंशीय एकता एकताए तमलीक। राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक को कहा जाता है मजलिस खलवत। प्रांत की कुल आय को बोला जाता है महसूल। और लघुकालिक फौजदारी ये एकताए इस्तिगाल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ के देख लेना, पूछ लेंगे, है ना, एग्जाम में। अब देख लेते हैं कुछ शासक और उनके राज्य। तो राणा हम्मीर किस राज्य के शासक थे? मेवाड़ के। बाज बहादुर मालवा के शासक थे। कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक थे। राणा चुंडा ये मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारूकी ये खानदेश के शासक थे। और मलिक सरबर ख्वाजा जहां ये जौनपुर के शासक थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात के शासक थे। अब शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती ये दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन हुसैन ये दरगाह है गुलबर्ग में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद में। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन देख लेते हैं। तो इजावा आंदोलन
या 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरुदेव द्वारा आरंभ किया गया था। यानी कि शुरुआत किसने की थी? केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन था यह, और यह केरल की एजावा था, झजावा जाति से थे। ठीक है, झंझावा आंदोलन कहाँ का था? केरल का था। ठीक है, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत किसने की थी? श्री नारायण गुरु द्वारा इसका स्टार्टिंग शुरुआत की गई थी। धार्मिक सुधार ये आंदोलन था। ठीक है, और झजावा जाति, ये याद रखिएगा, झजावा से झजावा जाति केरल की जाति थी। फिर जस्टिस आंदोलन, यह आंदोलन की शुरुआत CN मुदलियार, TM नायर एवं त्यागराज ने मद्रास में की थी। जगह का नाम भी याद रखिएगा इन आंदोलन के, और ईयर भी याद रखिएगा, और किसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछ लेंगे कि यह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी या कहाँ पे किया गया था यह आंदोलन। ठीक है, अब आत्मसम्मान आंदोलन, तो इसकी स्थापना 1925 में S रामनाथन ने की थी। ठीक है, जिन्होंने EB को आमंत्रित किया था, और रामस्वामी पेरियर ने तमिलनाडु में इस आंदोलन को किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ऐसे समाज की प्राप्त करना जहां पिछड़ी जातियों को समान मानवाधिकार प्राप्त हो और वे उच्च जाति समूह के लोगों के खिलाफ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं नायर आंदोलन। 1861 में त्रावणकोर राज्य में CV रमन पिल्लई के रामकृष्ण पिल्लई और M पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में हुआ था। ये नंबूदरी ब्राह्मणों और गैर मलयाली ब्राह्मणों, तमिल और मराठे के वर्चस्व के खिलाफ शुरू किया गया था। तो कुल मिला के ये आंदोलन सिर्फ आप पढ़ के देख लेना, कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था और किस वर्ष हुआ था, है ना। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक भारत से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक देख लेते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज, बैरन डी मोंटेस्क्यू इसके लेखक हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त इस पुस्तक के लेखक हैं। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी पुस्तक के लेखक हैं शाहनवाज खान। भारत में सिपाही युद्ध 1857-1858 का इतिहास, जॉन विलियम लेखक हैं इस पुस्तक के। द इंडियन इम्यूनिटी इन पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं सर जॉर्ज मैकमून। बंग दर्शन पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, बंग से बंकिम, है ना, कुछ भी थोड़ा सा ट्रिक बना लिया करो। फिर गुब्बारे खातिर पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं रस खान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं डब्बे ब्रायन। गांधी बनाम लेनिन के लेखक हैं SA डांगे। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पेरी। वैष्णव जन तो ते ने कहिए पुस्तक के लेखक हैं नरसिंह मेहता। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं W डिग्बी। भ्रांति विलास के लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और जाति मीमांसा इंपॉर्टेंट है, जाति मीमांसा आ चुका है। ठीक है, PYQ में पूछा जा चुका है। तो जाति मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? श्री नारायण गुरु। आगे देख लेते हैं दी अदर साइड ऑफ द मेडल के लेखक है एडवर्ड J थॉम्पसन। स्त्री पुरुष तुलना, ये 1882 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक के लेखक है ताराबाई शिंदे। द कॉल ऑफ एन एम्पायर पुस्तक के लेखक हैं जादूनाथ सरकार। अवध इन रिवोल्ट के लेखक हैं रुद्राक्ष मुखर्जी। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब कुछ पत्रिका और उनके संपादक देख लेते हैं। तो द लीडर के संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। बांबा बोधिनी के लेखक संपादक हैं उमेश चंद्र दत्ता। महिला पत्रिका के लेखक हैं गिरीश चंद्र सेन। भारतीय पत्रिका के लेखक हैं द्विजेंद्र नाथ टैगोर। सुप्रभात के संपादक हैं, संपादक या फिर लेखक, ठीक है, संपादक हैं कुमुदिनी और बसंती मित्र। नवयुग पत्रिका के संपादक हैं मुजफ्फर अहमद। आज के संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। संवाद प्रभाकर
के संपादक हैं ईश्वर चंद्र गुप्त। विचार लाहिरी के संपादक हैं कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर। अब कुछ समाज सुधारक और उनकी संस्था देख लेते हैं। तो शारदा सदन किसकी संस्था है? पंडित रमाबाई की। सेवा सदन जी के देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे की। ठीक है, यानी कि ये संस्था और संस्था के सुधारक या फिर ऑर्गेनाइजर, इनके नाम याद रखिएगा। फिर राज हमेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक हैं वारे शिलिंगम पंतुलू और अनाथ बालिका आश्रम के संस्थापक है महर्षि D.K. करवी। अब कुछ आंदोलन और किस व्यक्ति द्वारा वह आंदोलन करवाए गए थे, किए गए थे, ये देख लेते हैं। अहमदिया आंदोलन, ये मिर्जी गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है, द्वारा यह आंदोलन किया गया था। देवबंद आंदोलन, ये मोहम्मद कासिम ननोतवी के द्वारा किया गया था। नदवत अल उलेमा आंदोलन, यह शिल्बी नुमानी द्वारा किया गया था। अहले हदीत आंदोलन, यह शाह वकीदुल्ली देहलवी द्वारा किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना, है ना। इम्पोर्टेंट नहीं है बोल रही हूँ तो ये नहीं कि स्किप कर दें, पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब कुछ नवाब और उनके कार्यक्रम हैं, ठीक है, तो ये आप लोग अपने आप से भी देख सकते हैं। सादत खान, बुरहान खान, इनका कार्यक्रम यानी कि इनका टेन्योर क्या रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप अपने देख लेना। ऑलरेडी मैं आप लोगों को मिडिवल हिस्ट्री में करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब कुछ अधिकारी देख लेते हैं। लाल सिंह डोगरा, यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1406 के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री और महाराज दिलीप सिंह की माता रानी जिंदा कौर के प्रेमी थे। तेजा सिंह, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर था, तेजा सिंह, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान तेजा सिंह सिख सेना का मुख्य कमांडर हुआ करते थे। फिर ध्यान सिंह, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री रहा है और महाराजा खड़क सिंह के समय में वजीर था। मूलराज, यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर था, मूलराज, ठीक है। अब कुछ मुद्राएं जिन्हें जारी किया गया था, तो किसके द्वारा जारी किया गया था, किस राज्य द्वारा, ये हम देख लेते हैं। झाड़शाही, ये जयपुर राज्य द्वारा जारी की गई थी मुद्रा। विजय शाही, ये बीकानेर राज्य द्वारा। रावशाही मुद्रा जारी की गई थी अलवर राज्य द्वारा। डोडिया, ये जारी की गई थी जैसलमेर राज्य द्वारा। तमंच शाही धौलपुर द्वारा। डब्बोशाही मेवाड़ राज्य द्वारा। कटार झाड़शाही करौली राज्य द्वारा और कटार शाही बूंदी द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं थी, वो भी आपको देखनी है। अब देख लेते हैं कुछ नाम, कुछ महत्वपूर्ण नाम, उनसे संबंधित घटनाएं। तो कर्नल मिशेल, यह बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल मिशेल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इनसे संबंधित जो घटनाएं हैं वो भी याद रखिएगा। कर्नल मिशेल, ये बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है। फिर जनरल हिरेसी, ये बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। जनरल हैविट, ये मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे। ह्यूज व्हीलर, ये विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे। सर विलियम बेडरबर्न, ये सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। अल्बर्ट मायर, ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार, ये अधिक अन्न उपजाऊ अभियान से संबंधित है। फिर महात्मा गांधी जी सेवाग्राम प्रोजेक्ट किसका था? महात्मा गांधी का। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किसका था? ब्रिटिश सरकार का था, ठीक है। इस तरीके से लिंक करके पढ़ना। ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। हम ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, शायद पहली क्लास में ही हमने पढ़ा था सबसे पहले। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति बनाई गई थी फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा। अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेने की प्रेरणा किसने दी थी? अल्फेंसो दी अल्बुकर्क ने कहा था, ठीक है, कि मतलब वो इस टाइप से उन्होंने कहा था कि जो भी उनके साथी थे, जो भी बाहर से आए थे, ठीक है, उन्हें कहा था
कि जितनी भी भारत की महिलाएं हैं आप उनसे विवाह करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना रिलीजन वहाँ पे फैलाएं, है ना। उनसे विवाह कर लेंगे फिर उन्हीं के बच्चे होंगे, इस टाइप से। तो अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेने की प्रेरणा दी थी अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना ये। फिर पुर्तगाली राजधानी का कोचिन से गोवा के लिए स्थानांतरित किया गया नीनो दा कुन्हा द्वारा। फिर प्रसिद्ध जेsuist संत फ्रांसिस्को जेवियर इसे अपना साथ भारत ले आते हैं, तो ये मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा द्वारा। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके वर्ष देख लेते हैं। तो राष्ट्रद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये हुआ था 1907 में। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये हुआ था 1908 में। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में। देखिए ये सब हम कर चुके हैं अधिनियम, ये चीज़ें डेट वाइज मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ रिपीट हो रही हैं बट फिर भी एक बार देख लेना। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी रिटर्न है, मतलब लिखी हुई है, तो फिर ठीक है, वरना इसमें से देखकर लिख लेना और उसको बार बार रिवाइज करना। शाही पद अधिनियम ये 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था? 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक यह 1883 में लागू हुआ था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। 1900 में। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 में। फिर पश्चिमोत्तर प्रांत अधिनियम 1881 में। अवध लगान अधिनियम 1886 में लागू हुआ था। अवध लगान संशोधन अधिनियम, ये दोनों अलग हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। जहाँ संशोधन वर्ड लिखा है तो ये यार आएगा 1921, और अवध लगान अधिनियम 1886 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में। साझेदारी अधिनियम 1932 में। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में लागू हुआ था। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम ये 1881 में लागू हुआ था। कंपनी अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये 1873 में लागू हुआ था। अब कुछ मुगल शासक और उनके शासनकाल के दौरान नियुक्त किए गए वजीर या दीवाने कुल हैं। ठीक है, तो अकबर के टाइम पे किसे नियुक्त किया गया था? मुजफ्फर खान को। बाबर के दौरान निज़ामुद्दीन मोहम्मद खलीफा आए थे। शाहजहां के समय के दौरान, मतलब शाहजहां के शासनकाल में आसफ खान, असद खान आए थे औरंगजेब के शासनकाल में, और गियास बेग इत्माद उल दौला ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और उनके कार्य देख लेते हैं। तो तलार ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी कहलाता था, तलार। ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी कहलाता है पट्टकोल, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी कहलाता है सहस्राधिपति। चुंगी का सुरक्षक कहा जाता है बलाधिप। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और भू राजस्व प्रणाली देख लेते हैं। तो थॉमस लॉ ये कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी। और स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% भूभागों पर लागू किया गया था। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर रीड ये रैयत वाड़ी बंदोबस्त के प्रणेता टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे। इन दोनों का नाम याद रखेगा, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रणेता थे। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। ये प्रतिशत ना बिल्कुल याद रखना आप लोग, ठीक है, ये प्रतिशत आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा पढ़ के देख लेना। अब H.E. गोल्ड स्मिथ बॉम्बे योजना से रिलेटेड है। हॉल्ट मैकेंजी ये महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव लाने वाली सबसे पहले 1891 में हॉल्ट मैकेंजी ने प्रस्तुत किया था। हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, याद रखिएगा, महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव लाई थी हॉल्ट मैकेंजी। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभागों पर लागू की गई थी। अब कुछ संस्थान व संस्थापक और उनके वर्ष देख लेते हैं। माताजी महारानी तपस्विनी का कलकत्ता का महाकाली पाठशाला ये संस्थान का नाम है। ठीक है, संस्थान और संस्थापक हैं। तो ये स्थापना हुई थी 1893 में। और इन्होंने हिंदू धर्म और
नैतिक कानून के अनुकूल महिला शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की थी। फिर केशव कर्वे का बालिका आश्रम किसका है? केशव कर्वे का अनाथ बालिका आश्रम। ठीक है, तो अनाथ बालिका आश्रम किसका है? केशव कर्वे का। स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। और इन्होंने अनाथ बालिकाओं की देखरेख और शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना, याद रहेगा। रमाबाई रानाडे का पुणे में सेवा सदन किसका है? पेन कहाँ गया मेरा? पेन कहाँ चला जाता है? सेवा सदन रमाबाई रानाडे का। कब स्थापना हुई थी? 1909 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण और विधवाओं का आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी तिथि देख लेते हैं। देवगांव की संधि, इससे पहले वाली मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, कि युद्ध और लड़ाइयों के बीच बीच में संधियां होती रहती हैं, आती रहती हैं। ठीक है, उस वक्त संधि भी आप लोगों को पढ़नी है। तो देवगांव की संधि कब हुई थी? 17 दिसंबर 1803 में। लॉर्ड हेस्टिंग ने प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया था 1818 ईस्वी में। झांसी का झोंकनबाग हत्याकांड कब हुआ था? 8 जून 1857 में। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में। इम्पोर्टेंट है। सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने की थी 1904 में बम्बई में। द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा की स्थापना ये महिमा गोसाई ने की थी। द स्वामीनारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात की स्थापना सहजानंद स्वामी ने की थी। फिर आगे देख लेते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने 1864 में, यहाँ पे है। फिर पालखेड़ का युद्ध हुआ था 1728 में। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक हुई थी 1929 में। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक हुई थी 1930 में। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक हुई थी 1921 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी 1918 में। अकाल आयोग 1899 के अध्यक्ष एंथनी मैकडोनल्ड। रेलवे आयोग 1901 के अध्यक्ष थॉमस रॉबर्टसन। सिंचाई आयोग 1901 के अध्यक्ष सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रिक। विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष थॉमस रेले। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार की गठित की थी। फिर एक्सला चैपल की संधि यह भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के अंत का प्रतीक थी। क्या? एक्सला चैपल की संधि कब हुई थी? 1748 में। फिर ला बोर्डनासे द्वारा मद्रास का अधिकार हुआ था 1764 में। डुप्ले की पदच्युति 1754 में हुई थी। बैरकपुर विद्रोह पढ़ चुके हैं हम, नवंबर 1824 में हुआ था बैरकपुर विद्रोह। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। देखिए, इनको ईयर वाइज याद करते जाना, क्रोनोलॉजी में मैच में पूछ लेंगे। ठीक है, फिर मत कहना कि मैम पढ़ाया नहीं, बताया नहीं था, आपने सेंड नहीं किया था। सब कुछ मैंने भेजा है। और जो वन लाइनर कहीं कुछ भी छूट रहा है, ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम जब टेस्ट लगाएंगे, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लाइव क्लास में सेंड करूँगी, ठीक है, वो टेस्ट आप लोग लगाएंगे, वो टेस्ट मैं उसी पे बना रही हूँ। ठीक है, तो इनको आप लोग पढ़ते जाएं, इसलिए अभी मैं ये सेंड कर रही हूँ। कुछ टाइम बाद जो टेस्ट बन के, एक तो देखिए द टेस्ट ग्रुप पे जो टेस्ट चल रहा है वो तो सर बना ही रहे हैं। ठीक है, 10,000 MCQ के जो आप लोगों के टेस्ट होने वाले हैं द टेस्ट ग्रुप पे चल रहे हैं ऑलरेडी, लॉ और GK GS के। इसके अलावा मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों को टेस्ट करवाने वाली हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छे से पक्की हो, है ना। तो इनको पढ़ते जाइए। ठीक है, हम ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता और ये वेद पर हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, है ना। ज़्यादा नहीं, चलो 60-70 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं। ठीक है, तो और इनको पढ़ते जाइए। फिर टेस्ट जो लाइव क्लास में आप लोग लगाएंगे, ठीक है, उससे आप लोगों की और प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास सुन रहे हैं उनको भी मैं क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वो भी टेस्ट ज़रूर लगाएं कुछ समय बाद। ठीक है, जब तक के लिए ये पढ़ते रहें, लेक्चर ऑडियो वीडियो सुनते रहें।
अब भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास हुआ था 1904 में। रिष्णा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ था, रिष्णा जगह का नाम है, 1855 में। फिर भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, मतलब सबसे पहले भारत में स्टील का उत्पादन कब हुआ था? 1874 में। क्वेश्चन बन चुका है इस पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत में स्टील का प्रथम बार यानी कि पहली बार उत्पादन कब हुआ था? 1874 में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर ख़त्म होता है और इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, कल जो मैंने क्लास आप लोगों को सेंड की थी पार्ट 1 वो, और आज ये फाइनल रिमेनिंग पार्ट पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ फैक्ट्स हैं इसमें जो कि यूपी एपीओ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, कंसेप्ट नहीं है। ये मत बोलिएगा कि मैम कहानी जैसा आप लोगों ने पूरा नहीं बताया। जो आपके प्रीलिम्स के लिए, यूपी एपीओ के लिए, या फिर वन डे एग्ज़ाम के लिए, किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए या किसी भी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेनली वन डे एग्ज़ाम, यूपी एपीओ के लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवा दिए हैं। इसी के साथ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म होती है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।